जो दिखता है वही तो हकीकत है। ऑब्वियसली किसके लिए? देखने वालों के लिए। तो लेकिन जो पीछे से होता है वो असलियत होती है। तो यानी कि अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो आप क्या दिखाते हैं अपनी जनता को। कई बार आप वैल्यूज दिखा रहे हैं जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन हो सकता है कि अंदर खाने बात कुछ और हो। जरा बात करते हैं आज अमेरिका की पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों की। पेंटागन जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और यहां पर व्हाइट हाउस जहां प्रेसिडेंट का घर भी है, काम भी यहीं से चलता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक स्टैंड को। जैसे भारत में विदेश मंत्री होता है तो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। अब आज की वीडियो के दो पार्ट हैं। एक तो है कंटेक्स्ट, यानी कि आज के रिलेवेंस में कुछ एग्जाम्पल, और फिर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम, और फिर बात करेंगे कि अभी क्या चेंजेस रिसेंटली आए हैं जो वीडियो के लास्ट में होगा, राइट, जिसकी वजह से ये इशू बन रहा है। सो सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार अब पेंटागन ने कुछ ज्यादा पावर ले ली है इन टर्म्स ऑफ गिविंग फॉरेन मिलिट्री एड, यानी कि विदेशों में, मतलब इस समय अगर मैं उस रिपोर्ट को आपको कोट करूं तो 150 देशों में फॉरेन मिलिट्री एड यूएस प्रोवाइड कर रहा है। और उसमें जैसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास पावर आती है तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब यह है कि यूएस की जो कांग्रेस है और यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि जैसे विदेश मंत्रालय, इससे पहले वो कोऑर्डिनेट करता था, अब उनका कोऑर्डिनेशन, उनका दखल इस एवज में कम हो जाएगा। तो यानी कि हथियारों को बेचना, कौन से हथियार किस समय यूज किए जाएंगे, और उन हथियारों के बल पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस देश में लीडर कौन रहेगा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चाहेगा कि अपोज कर दे करंट रजीम को, उसको आप हथियार प्रोवाइड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि फॉरेन मिलिट्री एड है। तो वो पावर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास आने लग गई है। इसकी भी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। पहले करंट कंटेक्स्ट से चलते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते समय यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने स्टेटमेंट यूज करी, रशिया ऑलरेडी लॉस्ट। जब पूछा गया कि यूक्रेन पर क्या चल रहा है, कब तक इतनी एड आप देते रहेंगे यूक्रेन को, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के जो लोग हैं उनका जो टैक्स है उसका पैसा आप ऐसे ही बहा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे जीत पक्की है, ऑलरेडी लॉस्ट, रशिया इज ऑलरेडी लॉस्ट। लेकिन यहीं पर मिस्टर लैरी जॉनसन जो कि सीआईए के वेटरन है, इनका कहना है कि भाई साहब अपनी जरा आंखें खोलिए, हकीकत तो कुछ और है। उनका जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था वो था कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है यूएस के लिए कि उनका टॉप डिप्लोमेट इज एक्चुअली डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी, हकीकत का पता ही नहीं है। और इसी स्टैंड को सपोर्ट करते हुए पाए गए काफी सारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो यानी कि चिंता की बात तो है, यानी कि अंदर खाने डिवीजन है। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप मिस विक्टोरिया नॉम्बोल्ट को देख रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। कुछ समय पहले इनकी एक ऑडियो जो इन्होंने बातचीत की थी ईयू के नेशंस के, वो इंटरसेप्ट हो गई थी और वो बाहर आ गई थी, वो हेडलाइन बन गई थी। इसमें वो ईयू के नेशंस को एक तरीके से डिस्पैरेज कर रही हैं, कह रही हैं कि तुम्हें सपोर्ट देना पड़ेगा भाई, ये तुम्हारी बात है, अमेरिका तो इतना खर्चा उठा रहा है और तुम्हें हमारे साथ मिलकर यूक्रेन की फ्यूचर गवर्नमेंट कैसे शेप होगी उसको डिसाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आपका है, हम तो आइसोलेटेड हैं, राइट, लेकिन हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, बट यूक्रेन को सपोर्ट देते रहना है। एंड शी वाज एक्चुअली आस्किंग कितना कम सपोर्ट दे रहे हैं आप, और मेजर सिक्योरिटी थ्रेट तो ये आपको है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ठीक है, वो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बाइडेन कैन नॉट एडमिट डिफीट बिफोर इलेक्शंस। तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, दे आर वर्किंग विद वन एजेंडा कि बाइडेन जी को सेकेंड टर्म का चुनाव जिताना है। 2024 के आखिरी तक इस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को जो है पैसा, हथियार देते रहना है। वहां जाने यूक्रेन के लोगों की जा रही हैं, मिलिट्री एसेट जो है स्वाहा जो हो रहे हैं वो अमेरिका का टैक्स पेयर्स मनी है, लेकिन बाइडेन साहब बने रहें। कारण, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति वॉर टाइम में अगर चुनाव हुआ है तो री इलेक्शन नहीं हारा है। तो उन्हें इस थियरी के हिसाब से बस कंटिन्यू करते रहना, बताना है कि बस जीतने ही वाले हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डबल डाउन कर दिया है खर्चा जो कि नेटो वहां पर मिलिट्री एसेट्स को प्रोवाइड कर रही है, कितने सारे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भेज रही है। तो डबल डाउन
करा क्यों? ये नेटो का एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर है। डायरेक्ट रशिया के साथ एंगेज ना करके बक पासिंग का इस्तेमाल करो। ये बहुत ही पुरानी थियरी है। 2001 में एक यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर हैं मिस्टर मर्शाइमर, उनकी बुक में उन्होंने कहा था कि यूएस जब तुम्हें किसी दुश्मन को हराना हो और तुम्हें लगता है उसके साथ डायरेक्टली एंगेज करके वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि रशिया, तो ऐसा करो किसी छोटे नेशन को बकपास कर दो, यानी कि उसको दोनों को आपस में भिड़ा दो और इनके वॉर को कंटिन्यूस रखो, जिससे कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो भी वीक हो जाए, क्योंकि वॉर कंटिन्यू रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके लोग भी जाएंगे, उसके मिलिट्री एसेट्स, उसका भी खर्चा होता रहेगा और इनका होता रहेगा, तो अल्टीमेटली दोनों वीक हो जाएंगे। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे पास तो आता ही आता है। अब मर्शाइमर से अलग क्या आता है? मर्शाइमर ने तो केवल इतनी बात की थी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या मिलेगी यूएस को, लेकिन यहां पर बेनिफिट क्या है कि जो यूएस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यूएस के जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, भाई उनको तो फायदा हो रहा है ना। वो यहां पर बाइडेन कह रहे हैं हमने $2 बिलियन के हथियार दे दिए, तो मतलब क्या? ये प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यूएस के मिलिट्री, ये वहां पर हथियार पहुंचाते हैं, बिल थमा देते हैं यूएस की जो सरकार है उसको, तो यूएस की सरकार इनको पैसा दे देती है, वो यूएस की जनता का पैसा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक लिंक बताया जाता है डोनेशन से, क्योंकि ये वो लॉबी है जो सरकार की, भाई जाहिर सी बात है जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, अभी भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है कैंपेनिंग में, तो यहां से मेजर डोनेशन जो है बाइडेन साहब को मिलते रहते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये एंगल तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब जरा समझते हैं कि अंदर खाने ये पेंटागन और व्हाइट हाउस का कानून क्या कहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है और कैसे पावर जो है बीच में शिफ्ट भी होती हुई दिखती है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि भाई कांग्रेस जो है उसके पास पावर रहेगी टू डिक्लेयर द वॉर। ऐसे ही फिर कहते हैं कि जो कमांडर इन चीफ है वो तो प्रेसिडेंट है। तो आप कहेंगे सर ये तो सिमिलर है ना, इंडिया के साथ भी तो ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस समझ को बनाए रखिएगा क्योंकि यूपीएससी मेंस में ये कंपैरिजन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछती रहती है, राइट। फ्रांस से पूछा था, उससे पहले यूएस से पूछा था, इक्वालिटी वाले एंगल पे, हो सकता है इस एंगल से पूछ ले। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे यहां पर भी जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर मानी जाती है, जो पोजीशन है, और पार्लियामेंट ही डिक्लेयर करती है वॉर, यानी कि यहां पर सिविलियन कंट्रोल है, जैसे कि यूएस में सिविलियन कंट्रोल है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री का मतलब होता है कि जब तक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं चाहेगी तब तक मिलिट्री खुद वॉर पे नहीं जा सकती। यह कहता है कि प्रोफेशनल जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं दे मे बी गुड इन देयर मिलिट्री एस्पेक्ट्स, बट हमें जब वॉर करते हैं तो वॉर से तो इंपैक्ट पूरे सभी देश के नागरिकों पर होता है, हमें ब्रॉड स्ट्रेटजी को देखना पड़ता है। तो इस वजह से भी मिलिट्री को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है, सिविक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को। नहीं तो होता क्या है, नहीं तो म्यांमार बन जाता है जहां मिलिट्री कू हो जाता है, नहीं तो पाकिस्तान बन जाता है जहां पर कितने समय तक मिलिट्री का राज रहता है। तो ऐसे में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो चेक रखती है कि भाई खर्चा जो करती है मिलिट्री वो भी अलाउ कौन करती है, ये सिविलियन गवर्नमेंट ही करती है। तो ये कहता है कि सबसे ऊपर कानून है जी, बाकी सब उसके अंडर है। ब्रॉड व्यू का मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ दुश्मनी करते हैं, मींस यू आर एंगेजिंग इन सर्टेन ऑपरेशंस, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो, कोवर्ट ऑपरेशन हो या फिर वॉर हो, तो ऐसे में आपको इकोनॉमिक फैक्टर भी तो देखने होते हैं। तो जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं दे आर गुड इन देयर वर्क, लेकिन कहा जाता है कि भाई अगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अदर एस्पेक्ट भी देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉमर्स मिनिस्ट्री अपना कॉमर्स का डेटा देखेगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल सिनेरियो देखना पड़ेगा कि हमें किसके साथ कैसे संबंध हमारे चेंज होंगे अगर हम वॉर में एंगेज हुए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माना गया कि भाई सिविक गवर्नमेंट के पास ही पावर होना चाहिए, सिविक कंट्रोल होना चाहिए, राइट, तभी बेस्ट रहेगा। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो यूएस के फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो चाहते थे कि स्टैंडिंग आर्मी रखनी क्यों है, वाई यू नीड अ स्टैंडिंग आर्मी। आप ब्रिटेन के मॉडल से सीखो, नेवी को स्ट्रॉन्ग कर दो, जो एक्चुअली कोस्ट और उसके बाहर के जो हमारे एरियाज हैं, कोस्ट के लिए तो कोस्ट गार्ड रहेगा, उसके बाहर के जो नेवल ऑपरेशंस हैं हमारे, जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं, उनको सिक्योर करने में मदद करेगी। तो ऐसा करो, नेवी को रखो, लेकिन आर्मी को, स्टैंडिंग आर्मी को आपको रखने की जरूरत नहीं है। पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा कि देखो इतिहास पढ़ो, देखा गया है कि जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किसी पार्टी को, किसी लीडर को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो वॉर को एक्साइट कर देता है। जैसे कि रोमन एम्पायर में भी ऐसा ही होता था, दुनिया में जगह जगह ऐसा होता है। जब लगता है कि अच्छा पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रहे हमें, तो इन्हें इससे बड़ा खतरा प्रोवाइड कराओ कि देखो बाहर से खतरा है तुम्हें, अब बताओ तुम्हें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए।
सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षा तो सबको चाहिए। तो ऐसे में कई बार डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज बढ़ाने के लिए एक्चुअली मिलिट्री का इस्तेमाल नाजायज तरीके से हो जाता है। तो ये बात वो कह रहे थे कि फिर तो लिबर्टी कहाँ रह जाएगी भाई? लिबर्टी जो एक एसेंस है यूएस की डेमोक्रेसी की, तो कहा इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा लिबर्टी पर, राइट। और उन्होंने कहा कि कई बार जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी पावर पर चेक ना रहे। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल हो जाए तो वो डिक्टेटर भी बन जाता है, मिलिट्री का कंट्रोल ले लेता है और फिर डोमेस्टिक लॉज को इंप्लीमेंट कराने में भी मिलिट्री का ही इस्तेमाल कर देता है। कहता है ये जो जनरल ब्यूरोक्रेसी है ये संभाल नहीं पा रही देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, चलिए अब कंट्रोल किसके पास आ जाए? मिलिट्री के पास आ जाए। तो ऐसे में ये खतरा साबित हो सकता है। अब इसी खतरे को मानकर यूएस ने बकायदा अलग से कानून भी लाए, जैसे पोसे कॉमिटेटस एक्ट। ये कहता है कि आर्मी और एयरफोर्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक लॉज को इंप्लीमेंट कराने के लिए नहीं कर सकती सरकार, घरेलू कानूनों के लिए नहीं कर सकती। अब देखिए जो वहां की जो एयरफोर्स है ना, वो आर्मी से ही निकली थी, ठीक है। और नेवी के लिए ऐसा ही एक अलग रेगुलेशन है, वो सर्विस रेगुलेशन, वो भी कहता है नेवी का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। अब जरा हिस्ट्री देखते हैं रिलेशंस की। एक चीज ध्यान रखिएगा, पावर जो होती है ना, वो केवल कानून और पद में नहीं होती। किसी पद में कितनी पावर है वो कई बार जो उस पद पर आसीन है, whoever is holding that position, वो दुनिया को बताता है, देश की जनता को बताता है कि इस पद में एक्चुअली पावर है क्या। तो ऐसे में यू नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एज वेल। आपको पब्लिक के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट्स के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं जिससे कि आगे जाकर वो कन्वेंशन बन जाए। तो ऐसा ही हमने कन्वेंशन बनते हुए देखा था मिस्टर अब्राहम लिंकन के टाइम पर। उन्होंने जॉर्ज मैकेलन नामक एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को हटा दिया था। तो ऐसे उन्होंने कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को हटाया था जब देखा गया कि भाई जो अभी वहां पर वॉर चल रहा है उस वॉर में तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो प्रेसिडेंट कह रहा है। तो ये क्या था? एक सिंबल था कि हम हटा देंगे, हु इज द बॉस? प्रेसिडेंट इज द बॉस। ऐसी हैरी एस ट्रूमैन ने भी किया कोरियन वॉर में। पता लगा डॉगलस मैकार्थर तुम यार काम नहीं कर पा रहे हो, हटा दिया। तो ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया कि एक्चुअली रियल पावर तो व्हाइट हाउस के पास है। बराक ओबामा ने भी ऐसे ही किया, स्टैनली मैकक्रिस्टल को रिजाइन करना पड़ा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने मजाक बना दिया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कि तुम क्या ही कर रहे हो अफगानिस्तान में। मतलब व्हाइट हाउस का मजाक बना दिया कि उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का तो अता पता है नहीं, और मिलिट्री ऑफिसर्स को डायरेक्शन देते रहते हैं, अब ये ऑपरेशन कर दो, अब ये कर दो, हकीकत पता नहीं है ग्राउंड पर। तो ऐसा हमने कई बार देखा, लेकिन इसके उल्टा भी हमने देखा है। जैसे हमारे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जब जैसे जॉर्ज सी मार्शल, जिन्होंने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन को साइड करके अपनी चलाई। ऐसे ही यहां पर ज्वाइंट चीफ स्टाफ थे मार्क मिले, इन्होंने डायरेक्शन दी अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को कि देखो अगर व्हाइट हाउस से कोई डायरेक्शन आए तो मेरे से पूछे बिना अप्लाई मत कर देना। कारण ये टाइम था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्हें लग रहा था कि व्हाइट हाउस कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी कर देगा तो देश का इंटरेस्ट खतरे में आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा रियल पावर हमारे पास रहनी चाहिए। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर एक टर्म यूज की जा रही थी कोल्ड वॉर 2.0, यानी कि चाइना वर्सेस यूएस, और उसमें ट्रंप लगातार चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो चाइनीज स्टैब्लिशमेंट से भी आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वॉर कन्फ्रंटेशन हो जाए। तो उस समय यहां पर जो इनके ज्वाइंट चीफ हैं मिस्टर मार्क मिले, इन्होंने कम्युनिकेट किया जो पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज मिलिट्री को कि देखो हमारी तरफ से कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक चाइना के खिलाफ लॉन्च नहीं होगी। लेकिन उस समय जो बयान आ रहे थे राष्ट्रपति साहब के, मिस्टर ट्रंप के, वैसे आ रहे थे अच्छा साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, डुबा देंगे इसको। तो उन्होंने कहा डुबा देंगे इसको, ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे राष्ट्रपति, फिर हम क्या शांत बैठ जाएंगे? तो उन्होंने कहा शांत रहो, उनका काम राजनीति का है, वो करने दो। मिलिट्री स्ट्राइक क्या होगी, क्योंकि ही वॉज चेयरिंग द ज्वाइंट चीफ्स, तो यानी कि ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, मतलब मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द डीओटी। तो ऐसा भी होता है, देखो पेंटागन के पास पावर। अब हिस्ट्री हमारे सामने मतलब इतने सारे एग्जाम्पल लाती है कि यूएस में व्हाइट हाउस और पेंटागन में डिवीजन है। आप इंडिया के केस में ऐसा डिवीजन कवरेज नहीं देखते मेजरली, लेकिन वियतनाम वॉर, यहां पर व्हाइट हाउस कह रहा है कंटिन्यू करना है वियतनाम वॉर, मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान ही मिलेगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान भी जो स्ट्रेटजी व्हाइट हाउस की थी, पेंटागन
के जो ऑफिसर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, वी शुड हैव अ ऑपरेशन हियर। इराक वॉर, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कूद जाओ इराक में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जी, इंटेलिजेंस मिली है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कह रहा है कि नहीं है जी, इंटेलिजेंस आपकी खराब भी हो सकती है, आप पूरी की पूरी मिलिट्री को वहां पर, मतलब एक बड़ी पार्ट है मिलिट्री का, उसको वहां पर उतार देंगे। प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है कि इराक में इन्वेड नहीं करना, लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा करेंगे। मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं मत करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, करना पड़ा। और फिर फाइनली क्या हुआ, क्या वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? नहीं मिले। तो उससे फिर दोबारा से व्हाइट हाउस की जो पोजीशन है वो वीक होती दिखी। ऐसे अफगानिस्तान वॉर में ओबामा जी का जो स्ट्रेटजी थी कि आगे जाकर हम अपने ट्रूप्स को बाहर लाएंगे, मुद्दा यह था कि बाहर कैसे लाओगे, किस तरह का अफगानिस्तान छोड़कर जाओगे। ऐसे सीरिया में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा दखल करेंगे, तो मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा दखल तो करेंगे, लेकिन सीरिया में दखल का मतलब है कि आप पूरे उस रीजन को अनस्टेबल कर दोगे। उधर टर्की भी है, उधर इजराइल भी है, उधर अदर नेशंस भी हैं, उनका भी आपको सोचना पड़ेगा। यूक्रेन वॉर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कह रहा है कि रशिया टिक ही नहीं पाएगा। यहां पर इन्हीं के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, पूर्व मिलिट्री ऑफिशियल्स तो खुलकर बता रहे हैं, जो अभी डीओडी के पार्ट हैं वो अनऑफिशियली बता रहे हैं। तो कितने सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो लिख रहे हैं कि अनऑफिशियली आर सोर्स इन डीओडी हैज कमेंटेड इट। क्या कि इनको हकीकत का पता नहीं है। हकीकत यह है कि जो रशियन आर्मी है वो आगे बढ़ रही है और इसका नुकसान जो है यूक्रेन फोर्सेस को देखने को मिल रहा है। कुछ मीडिया आर्टिकल्स में बता दो कि यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन मजबूत हो रहा है, उससे हकीकत नहीं बदलेगी। पेंटागन का अब करंट स्टेटस, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी व्हाइट हाउस गलत साबित हो जाए, बार बार गलत साबित हो रहा हो और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कह रहा हो कि अल्टीमेटली ग्राउंड पर जो आप कराओगे उसमें हमारे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस को मिलकर काम करना होता है पेंटागन के साथ। अल्टीमेट अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट है, लेकिन देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए आपको उन लोगों की भी कुछ बातें माननी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी कि लैटिन अमेरिका में फॉर एग्जांपल जो फॉरेन एड दी जा रही है, फॉरेन मिलिट्री एड, तो वेपन्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या स्टेट डिपार्टमेंट की न चलकर डीओडी की चल रही है। तो ऐसे में कहां वो खर्चा होगा, किस तरह के हथियार जाएंगे, तो इसमें जो ओवरसाइट है वो कांग्रेस की कम हो गई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कम हो गई है। तो अब यहां पर चिंता का विषय ये बनता है कि भाई पहले से ही यूएसए बदनाम रहा है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल लीबिया में हुआ, इराक में हुआ, या फिर आपका अफ्रीका में कितनी जगह पर पपेट रेजीम्स उन्होंने बनाए। तो ऐसे में पपेट रेजीम बनाने के लिए जो हथियार की सप्लाई है वो अब और ज्यादा हो सकती है अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो यूएस की जो अभी फॉरेन पॉलिसी कहती है हम वैल्यूज के लिए खड़े हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन्हें उसमें से वर्ड ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इनको फिर पीछे कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट यहां पर बता रही है, राइट। तो यहां पर फिर वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हथियारों की, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एसेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल बैकिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है कई जगह पर। तो यही बात मैंने बताई है कि पेंटागन गेटिंग मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मिलिट्री एड विच वॉज अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब वहां पर ओवरसाइट जो है वो किसकी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। स्टेट डिपार्टमेंट की ओवरसाइट वहां पर काफी ज्यादा थी। अब वो पोर्शन जो है इनका बढ़ता जा रहा है। तो अब लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई बेटरमेंट यूएस के लिए यही है कि वो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन यहां पर रखे फॉरेन मिलिट्री एड के नाम पर। ऐसा ना हो कि ओपेकनेस रहे, तो नहीं तो यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन होने की बातें चलती रहती हैं। हेजेमनी डिक्लाइन किस वजह से होती है? क्या केवल आपकी कोई मिलिट्री पावर कम हो गई इस वजह से होती है? नहीं, जब आप गलत साबित होने लगते हो, जब कई सारे देशंस आपका साथ छोड़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिशनल एलाय सऊदी अब बीजिंग के साथ हैंडशेक कर रहा है, वो बीजिंग में मिल रहा है ईरान के साथ और वहां पर जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को सेटल करने में लगा हुआ है। तो यानी कि सवाल आप पर उठने लगेंगे और ज्यादा जब आप अपनी विफलताओं के ऐसे एग्जाम्पल यहां पर सेट करोगे। नाउ सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री इज कंसिडर्ड बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन यूएस एंड इंडिया। एग्जामिन, ये एग्जामिन है, तो ये क्वेश्चन है। तो आई थिंक अभी जो हमने डिस्कस किया, यू हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर आंसर।